बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट, इससे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन देख चुके हैं। ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पे कंसिस्ट करता है। स्टूडेंट, जब स्टार्ट पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, और ऐसा ऐसा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। स्टार्ट पे रिवर्स रिएक्शन का अगर हम देखें तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी निग्लिजिबल अमाउंट होती है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो भी निग्लिजिबल होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज होता रहता है, और एक स्टेट आती है कि जब दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ रिलेशनशिप है, आपस में ताल्लुक है। उस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया गया। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के साथ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। गोल्डबर्ग और वेग ने 1869 में ये लॉ पेश किया था। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। पहला क्या है? It states that the rate at which substances react is proportional to its active masses। मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं सबसे पहले उनकी अपनी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। वो जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब रिएक्टेंट्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उनका आपस में रिएक्ट करने का रेट उतना ज्यादा होगा, और जब मिलके उन्होंने आपस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है तो उन दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, केमिकल रिएक्शन जो होगा वो उतना स्पीड अप होगा। जिस तरह ए बी रिएक्टेंट्स हैं और सी डी प्रोडक्ट्स हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपके सामने शो किया गया है। इसमें जितनी जितनी कंसंट्रेशन ए और बी की ज्यादा होगी उनका आपस में रिएक्ट करने का रेट भी उतनी तेजी के साथ ये रिएक्ट करेंगे, और कंबाइन होकर जब इन्होंने प्रोडक्ट बनाने हैं सी और डी, तो जितनी इन दोनों की अपनी अपनी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं ऐसे रिएक्शन पे जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1-1 है। जिस तरह रिएक्टेंट ए बी नंबर ऑफ मोल्स 1-1 है, अगर इसी तरह प्रोडक्ट सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे 1-1। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट्स होंगे ए और बी, तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। इधर स्क्वायर ब्रैकेट ए और स्क्वायर ब्रैकेट बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए और बी को शो कर रहा है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, मतलब इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। अब हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी से एनालिसिस करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, तो आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, इनटू स्क्वायर ब्रैकेट ए इनटू स्क्वायर ब्रैकेट बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होगा इज इक्वल टू के आर, जो कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन है, इनटू स्क्वायर ब्रैकेट सी इनटू स्क्वायर ब्रैकेट डी। स्टूडेंट, जितनी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी प्रोडक्ट उनका उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ये इक्वेशन हमें इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज्यादा होगा जैसे कंसंट्रेशन की ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। स्टूडेंट्स, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो उस टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो हमें पता है आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट बी था, और आर आर के आर स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी था। इक्वेट किया हमने और थोड़ा सा हमने चेंजिंग की कि वेरिएबल्स को एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे किया, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बी हमारे पास डिनोमिनेटर में आया। मतलब प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में, जो कि और कांस्टेंट्स अगर हम देखें तो के एफ जो होगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वो न्यूमिनेटर में, और डिवाइडेड बाय के आर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन जो डिनोमिनेटर में, जो कि के एफ और के आर की जो रेशियो है ये दो कांस्टेंट की रेशियो है जिसको हम एक बड़े कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें डिपिक्ट करता है
कि इस रिएक्शन के हवाले से कि ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम फर्दर जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, जो कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।